हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लॉ वीडा के अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सबका हमारे एआईबी कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्पेशल सेशन में आज हम इस पे बात करेंगे। और आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस या क्वेश्चंस को डिटेल में लीगल वे में समझेंगे। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, ठीक है, जिसमें हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद इट्स करेक्ट आंसर, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ कि हमने एआईबी के सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ पीवाईक्यूज का कंप्लीट सेट जो है वो प्रिपेयर किया है, जो कि सब्जेक्ट वाइज अरेंज्ड है विद द करेक्ट आंसर की पीडीएफ्स ऑल्सो, ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से जो है अपनी इस एआईबी की प्रिपरेशन को कर सके। ये अपकमिंग एआईबी 20 एग्जाम के लिए एज वेल एज आगे आने वाले फ्यूचर एआईबी एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होंगे। और अगर आप इस पूरे एआईबी पीवाईक्यू सेट को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ईमेल, जिसके डिटेल्स आपके वीडियो के ऊपर डिस्प्ले कर दी जाएंगी। ठीक है, सो अब चलिए शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एआईबी 19 ऑफ 2024, जो कि पूछता है कि एक अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल नहीं है लॉ के द्वारा वो वॉइड होता है, लेकिन वो वॉइड किस सेक्शन में होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है सेक्शन 2D। तो ये जो है कंसिडरेशन डिफाइन करता है, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न। तो इस ये ऑप्शन गलत है। देन वी हैव सेक्शन 2E, तो ये अग्रीमेंट को डिफाइन करता है। देन वी हैव सेक्शन 2F, ये जो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस डिफाइन करता है। एंड देन वी हैव सेक्शन 2G, तो ये जो सेक्शन है वही क्लियरली कहता है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो है वो दैट इज वर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवैलिड गारंटी इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन। सो ये कवर्ड है अंडर सेक्शन 142 से लेकर के सेक्शन 146 तक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो गारंटी के इनवैलिडिटी के ग्राउंड्स जो है वो यहीं पे कवर है। सेक्शन 142 मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, वहीं 143 जो है कंसीलमेंट, और जो 144 से 146 तक के सेक्शन है वो बात करते हैं फेलियर ऑफ कंसिडरेशन की। वहीं जो 142 से 144 वाला ऑप्शन है वो एक इनकम्प्लीट रेंज है, इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन। 143 से 147 जो है वो भी गलत पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए भी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बिकॉज 142 जो है वो एक मेजर ग्राउंड है इनवैलिड गारंटी का। एंड 140 से लेकर के 143 तक जो कि मोस्टली इंडेमनिटी और राइट्स ऑफ श्योरिटी से रिलेटेड है, ना कि इनवैलिड गारंटी से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट इज की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कौन सा सेक्शन ये डिफाइन करता है कि अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. So the correct option is option number A, that is section 5। वहीं जो सेक्शन 4 है वो कम्युनिकेशन के रूल्स जो है वो डिफाइन करता है, ना कि रिवोकेशन के। एंड सेक्शन 6 जो है वो मोड्स ऑफ रिवोकेशन बताता है, ठीक है, एग्जांपल नोटिस ऑफ रिवोकेशन या फिर लैप्स ऑफ टाइम एक्सेट्रा। एंड जो सेक्शन 7 है वो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, इस बारे में बात करता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉड एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इनमें से फ्रॉड क्या नहीं होता है। सो इनमें से जो पहला ऑप्शन है दैट इज अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ठीक है, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म, ये फ्रॉड है बिकॉज यहाँ पे फॉल्स इंटेंशन है। देन सेकेंड इज एन एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ द फैक्ट। ठीक है, तो ये भी फ्रॉड है अंडर सेक्शन 17। दूसरा इज की मेयर साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक। सो जो इंडियन लॉ है वो कहता है कि जो साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं है अनलेस वहाँ पे आपकी ड्यूटी ना रही हो स्पीक करने की। ठीक है, एग्जाम्पल फिड्यूशियरी रिलेशंस एक्सेट्रा में ये चीज़ आती है। देन लास्ट इज की एनी एक्ट और ओमिशन लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। सो ये भी जो है डेफिनेटली फ्रॉड है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं फ्रॉड पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है दैट इज मियर साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Then next is कि extrapolation है in a bond for payment of compound interest on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision of the Indian Contract Act 1872. So this is entirely it's entirely a bare act based question. So the correct option is section 74। और जो section 73 है वो damages के general rule provide करता है। वही जो section 74 है वो liquidated damages and penalty concept जो है ये define करता है। देन सेक्शन 75
75 जो है वो कॉम्पनसेशन के बारे में बात करता है फॉर ब्रीच ऑफ रिसाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, और जो सेक्शन 77 है वो यहाँ पर 76 है वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज की इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस। ठीक है, और बाकी जो भी केसेस यहाँ पे मेंशन्ड है वो रिलेटेड नहीं है माइनर्स से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें है कि ए बी जो है वो प्रोपराइटर है न्यूज़पेपर का, और उसने ए के रिक्वेस्ट पे एक लाइबल जो है वो पब्लिश कर दिया था सी के लिए उस पेपर में, एंड ए जो है अग्री करता है टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पब्लिकेशन एंड ऑल कॉस्ट एंड डैमेजेस ऑफ एनी एक्शन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। ठीक है, और फिर फाइनली क्या होता है कि सी जो है वो बी को स्यू करता है और उसको डैमेजेस जो है वो सब पे करनी पड़ती है एंड ऑल्सो इंकर्स एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के व्यू में आपको ये डिसाइड करना है कि जो सेक्शन 224 है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। So the correct option over here is option number A, that is A is not liable to indemnify this B। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 वो ले डाउन करता है कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे को एम्प्लॉय करता है टू डू एन एक्ट जो कि क्रिमिनल है इन नेचर, तब वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है ही इज़ नॉट लाइबल टू इंडेमनिफाई द एजेंट फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट एक्ट। देन नेक्स्ट इज की पर्सन नेम्ड बाय एजेंट टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट जो है वो अपॉइंट किया जाता है विद द प्रिंसिपल्स अथॉरिटी। वही जो सब एजेंट होते हैं वो वर्क करते हैं जो ओरिजिनल एजेंट होते हैं उनके अंडर में, और जो एजेंट होते हैं वो ओरिजिनल पर्सन होते हैं जिसको डायरेक्टली प्रिंसिपल जो है वो अपॉइंट करता है, और प्रोक्योर्ड एजेंट जैसा कोई भी लीगल टर्म जो है वो नहीं है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट इज कि जो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है, सो वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 56 में। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन नेक्स्ट इज की लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कौन से केसेस से रिलेटेड है, तो सेक्शन 73 जो है वो बात करता है रूल्स ऑफ डैमेजेस वगैरह की, एंड द केस इज दिस हैडले वर्सेस बैक्सेंडेल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट इसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है वो कब अराइज होती है। ठीक है, सो देर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ओनली, या फिर देर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, या फिर देर इज लॉस टू वन पार्टी, या फिर द लॉस ऑफ वन पार्टी इज द गेन ऑफ अदर पार्टी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वो तब अराइज होती है जब इंटेंशन होती है टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, ऑफर या एक्सेप्टेंस अलोन जो है वो इनफ नहीं होता है, इंटेंशन भी होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी। देन नेक्स्ट इज की XYZ जो है वो जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं ए को कि वो उसको 50,000 का अमाउंट जो है वो पे करेंगे, एंड सब्सिक्वेंटली X एंड Y बिकम अनट्रेसेबल। ठीक है, अब क्या ये जो ए है वो Z को कंपेल कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सो जो ऑप्शंस है वो है कि ए कैन अंडर सेक्शन 43 पैरा 1, देन नेक्स्ट इज ए कैन अंडर सेक्शन 49 पैरा 1, या फिर ए कैन नॉट एंड विल हैव टू वेट टिल X और X एंड Y बिकम ट्रेसेबल, या फिर लास्ट इज की Z कैन बी कंपेल्ड ओनली फॉर 1/3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कि वो उसको लाइबल लाइक कंपेल कर सकता है अंडर सेक्शन 43 पैरा 1। यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी है, दैट इज प्रोमिसी जो है वो कंपेल कर सकता है किसी भी जॉइंट प्रोमिसर को। ठीक है, चाहे जितने भी उनमें से किसी एक को भी वो लाइबल कर सकता है, कंपेल कर सकता है। ठीक है, देन जो सेक्शन 49 है वो पेमेंट रूल्स के बारे में बात करता है, ना कि जॉइंट लाइबिलिटी के। देन नेक्स्ट इज की जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है फॉर सम पर्पज। ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकॉम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बेलमेंट कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एजेंसी में रिप्रेजेंटेशन होता है, वहीं जो गारंटी है उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसी चीज आती है, एंड कंटिजेंसी जो है वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज की इंडेमनिटी कहाँ डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सो वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इसकी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ प्रोवाइडेड है, सो दिस इज वेरी इजी, इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो कॉन्ट्रैक्ट को उसने डिफाइन किया है एज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ।
देन नेक्स्ट इज़ कि सेक्शन 70 जो है वो कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। सो वो बात करता है क्वांटम मेरिट के बारे में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट प्लस बेनिफिट एंजॉयड का कॉम्पनसेशन आपको देना होगा, तो इस चीज़ के बारे में वो बात करता है। नेक्स्ट इज़ कि अग्रीमेंट क्या होता है। तो अग्रीमेंट एक प्रॉमिस होता है या फिर कुछ प्रोमिस का सेट होता है जो कि फॉर्म करता है कंसिडरेशन टू ईच अदर। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला इज कि इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रॉमिस ओनली। प्रॉमिस इट इज़ लाइक प्रॉमिसर ओनली और प्रॉमिसी ओनली, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। देन नेक्स्ट इज कि इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम ओनली प्रॉमिसर और ओनली प्रॉमिसी। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। देन इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन। So this option is also wrong. And the last is that in India, consideration must follow from promisee or any other person. So this is the very correct option because Indian law में एक wider rule हम follow करते हैं in contrast to that which is followed in England. Okay, so option C is the correct answer कि इंडिया में consideration चाहे promiser के साइड से चाहे किसी भी other person के साइड से आ सकता है। Then next question is assertion and reasoning based question. So assertion says कि collateral transaction to wagering are valid and उसका reason is कि only wagering agreements are declared void under section 30 of the Indian Contract Act, ठीक है। अब क्या correct option है, तो यहाँ पे जो assertion है एज वेल एज जो रीजनिंग है वो दोनों ही ट्रू है और जो रीजनिंग है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट का रिलेटेड कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। सो पहला ऑप्शन इज कि जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेटिफाई किया जा सकता है ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। सो दिस इज रॉन्ग। देन सेकेंड इज माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। So this is correct. Then minors contract can be ratified jointly by both the parties to the contract. So this is also wrong. And it is last key minor is not liable under minors contract. So this is also correct. So the correct option is option number B, that is second और fourth statement दोनों ही correct है with regard to the minors contract. फिर AIB 13 में as well as 12 में contract से related कुछ भी question नहीं पूछे गए थे. So now we will deal with AIB 11th. So पहला question is कि which of the following is not an essential of a contract of guarantee, ठीक है। तो इसमें concurrence of three parties ये essential element है। Sureties distinct promise to be answerable ये भी है, ठीक है। Then liabilities to be legally enforceable ये भी है। Then existence of only one contract ये essential नहीं है। So option D जो है वो correct option होता है। नेक्स्ट इज कि द टर्म एजेंट वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सो वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 182। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज कि उस पर्सन को हम क्या कहते हैं जो कि गारंटी देता है। सो उस पर्सन को हम श्योरिटी कहते हैं। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज कि a contract can be specifically enforced कब, when where compensation is adequate relief for the non-performance of the contract. So this is wrong. Where the contract by its nature is determinable. This is also wrong. Where it involves the performance of continuous duty which the court cannot supervise. This is also wrong. So the correct option is none of the above, option number D, because specific performance जो है that cannot be given when compensation adequate or nor when contract is determinable nor when constant supervision is required, ठीक है। देन नेक्स्ट इज की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सो अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड एंड इट इज सेक्शन 124. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द important question related to this AIB examination, all the PYQs. एंड आई होप कि आपकी मतलब आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। ये पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमने डिटेल लेक्चर ले लिया। अब हम अगली वीडियो में किसी अगले लाइक अदर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक बार फिर अगर आप AIB के कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज PYQs प्लस आंसर कीज वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम एज वेल एज ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर दैट थैंक यू सो मच एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।